नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आज हम समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो टेट का एग्ज़ाम है वो आने ही वाला है, बहुत जल्दी आवेदन होने वाले हैं और उसके बाद आपका सुपर टेट भी होने वाला है। तो आपको पता है कि इसमें ये साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा इसकी थ्योरी को समझेंगे और थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया था। वो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, नाम थोड़े बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे किसी बुक में हो सकता है आपको होबर्ट गार्डनर मिल जाए, किसी बुक में आपको हार्वर्ड गार्डनर मिल जाए। तो ये आपने पढ़ा है, उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन की अगर बात की जाए तो प्रतिपादन जो है वो 1983 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और जो हार्वर्ड गार्डनर थे उनके अनुसार बुद्धि जो है वो कई सारे तत्वों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने बुद्धि के जो सिद्धांत पढ़े होंगे, तो हमारे चैनल पर भी बुद्धि के सिद्धांत के जो टॉपिक है उसका वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बुद्धि के सिद्धांत में आपको कई सिद्धांत बताए हैं, जैसे कि एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, क्लिफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। तो वो आप वहाँ से पढ़कर समझ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं है ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने क्या बताया है कि बुद्धि एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हॉर्बर्ट गार्डनर ने प्रतिपादित किया और बहुबुद्धि सिद्धांत कहा। ठीक है, मतलब कि इनके द्वारा जो भी एक सिद्धांत दिया गया उसको बहुबुद्धि सिद्धांत कहा गया। इसके अनुसार हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में पारंगित हो सकता है, कोई अभिनय में, कोई लेखन में, तो कोई तार्किक क्षमता में। ठीक है, इसमें बुद्धि के इन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं तो उसमें इन्होंने बहुबुद्धि यानी कि जो बोला है कि बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं, तो इन्होंने बताया कि बुद्धि के 8 सिद्धांत हैं। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि गार्डनर ने बुद्धि के कितने सिद्धांत बताए हैं, या जो बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है उसमें इन्होंने कितने क्षेत्र बताए हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 8 ऑप्शन जो दिया होगा वो आपको टिक करना रहेगा। ठीक, 1983 में इन्होंने इसे 7 भागों में पहले बांटा था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने इस सिद्धांत में संशोधन किया और इसके बाद इन्होंने कहा कि बुद्धि 7 नहीं 8 भागों से निर्मित होकर बनती है। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया है, बहुत अच्छे से इसको समझाया है, ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाता है, ये भी पूछ लिया जा सकता है कि एक तो ये कि कितने भागों में विभाजित किया, दूसरा ये कि पहले इन्होंने कितने भागों में किया था, संशोधित करके कितने भागों में कर दिया। सुपर टेट के लिए ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो द फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यहाँ पे ये पुस्तक का नाम आपको याद करना होगा। उसके बाद 8 कौन कौन से भाग बताए हैं इन्होंने कि बुद्धि किन 8 भागों से मिलकर बनती है, कौन कौन सी उसमें दक्षताएं होती हैं। तो पहली भाषागत, दूसरी तार्किक, तीसरी देशिक, संगीत जो म्यूज़िक से रिलेटेड होती है, शारीरिक गति संवेदी, अंतर्वैयक्तिक, अंतःव्यक्ति और प्रकृतिवादी। यानी 8 चीज़ों से मिलकर जो आपकी बुद्धि है वो बनती है। शारीरिक गति संवेदी यानी बॉडी काइनेटिक, तो यहाँ पर क्या है, संपूर्ण शरीर या किसी अंग को लचीला बनाना। ठीक, कैसे आप उसका प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, किस प्रकार के लोग इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें ये जो बुद्धि होती है उसकी ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। तो वो जैसे कोई खिलाड़ी हो गया, ठीक है, आपका कोई जातक, जिम्नास्टिक जो लोग करते हैं वो, क्योंकि वो शरीर की का यूज़ करते हैं ना अपने, तो वो, और जो शल्य चिकित्सा में, और जो धावक होते हैं वो, आपने देखा होगा इन सारे लोगों का जो बॉडी होता है वो कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, और कितना ज़्यादा लचीला होता है, कितनी ज़्यादा इनकी मांसपेशियों में लचीलापन होता है। तो इनमें इस वाली बुद्धि का जो ये भाग होता है इसकी अधिकता पाई जाती है।
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अब यहाँ पर ये जो आपके उदाहरण हैं इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यही आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं। अगला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी बुद्धि व्यक्ति के दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी इच्छाओं से प्रेरणा लेना, आवश्यकताओं को समझना और दूसरे व्यक्तियों के सुख में व्यवहार के प्रति संवेदनशील होना। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत वो लोग आ जाते हैं जो दूसरों की इच्छाओं को समझते हैं, दूसरों को समझकर उनसे प्रेरणा लेते हैं, किसी को अपना आइडल बनाते हैं, दूसरों को किस चीज़ से खुशी हो रही है, किस चीज़ से दुख मिल रहा है, उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें उदाहरण में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वही मैंने बोला, जो दूसरों की साइकोलॉजी को समझें, दूसरे की मनोदशा को समझें, तो वही होता है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, नेता लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनता को कहाँ क्या चाहिए और कैसे जनता को हम अपनी तरफ कर सकते हैं, है ना, उनको भी पता होता है। और कोई भी परामर्श देने वाला, ठीक, जो आपका परामर्शदाता होता है वो आपको, जैसे जो लोग काउंसलिंग करते हैं वो लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अंतः व्यक्ति, जो अंतः व्यक्ति होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है, अभी जो अंतर व्यक्ति था उसमें क्या था, दूसरे की भावना को समझना था, और अंतः व्यक्ति यानी जो खुद के बारे में समझे, अपनी निजी भावना को, अपनी इच्छाओं को जानकर दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया कर सके, जिसे पता हो कि मैं किस में खुद में अच्छा हूँ, मेरी अच्छाइयाँ क्या हैं, मेरी बुराइयाँ क्या हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें उसे अच्छी तरीके से पता होती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? जो आपके दार्शनिक लोग होते हैं, जो आपके साइकेट्रिक्स होते हैं, जो आपके डिज़ाइनर होते हैं और जो प्लानर होते हैं। ठीक, ये सारे लोग आपके इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषागत। भाषागत क्या होता है कि भाषा का और शब्दों का बहुत अच्छे से ज्ञान इन व्यक्तियों को होता है। ठीक, उनको क्या है, भाषा को सीखना, अन्य शब्दों को प्रयोग करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये शब्दों के जो संबंध होते हैं उनको बहुत गहराई से समझ सकते हैं। कि आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करते हुए भी ऐसी बात करता है कि वो आपके ऊपर एक छाप छोड़ जाता है। आप ज़िंदगी में कई लोगों से मिले होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की बातें आपको बहुत टाइम तक याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा शैली इस तरीके की होती है कि वो एक बार जो बोल देते हैं, जब वो बोलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, हमें इस व्यक्ति को सुनना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों की बात हमें क्या होती है, एक माइंड में स्टेबल हो जाती है, हमें अच्छा लगता है सुनकर। तो क्यों लगता है? क्योंकि उनका जो भाषाई ज्ञान है वो बहुत ही अच्छा है, उनको शब्दों का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, उनको पता होता है कि हमें कैसे ग्रामर को यूज़ करना है, कैसे हमें लैंग्वेज को यूज़ करना है, कैसे हमें इस भाषा का प्रयोग करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात करें, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज बोले, वो बहुत ही साधारण अपनी मातृभाषा में भी बात करते हैं, लेकिन बहुत प्रभावशील उनकी जो वाणी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशील होती है। तो वो लोग ऐसे होते हैं। तो इनमें कौन कौन से लोग आते हैं? कवि और लेखक। तभी हम देखिए किसी भी कवि की कविता पढ़ते हैं तो अगर ध्यान से पढ़ें तो एकदम उसमें खो जाते हैं। लेखक किसी की लेखनी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम उसमें खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाषाई ज्ञान बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर इसके ये दो उदाहरण हो जाएंगे। अगला है आपका गणितीय। जो लोग गणित में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जिनमें तर्क करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जैसे आपने देखा होगा जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनकी तर्क करने की क्षमता, उनकी चिंतन करने की क्षमता, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी तर्क करने की, चिंतन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो उनका जो होता है, जो लॉजिकल पॉइंट होता है ना उनका, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसमें जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो आते हैं, आपके साइंटिस्ट होते हैं वो आते हैं, और जो आपके फाइनेंसर्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, वो सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है देसिक, यानी कि विजुअल। ठीक है, मतलब जो देखकर जो स्थानिक चीज़ें होती हैं उनको याद रखने की क्षमता। ठीक है, मतलब अपने मस्तिष्क में वो बहुत अच्छी तरीके से रख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो ड्राइवर होता है, ठीक, उसको एक बार वो जाता है और उसको पूरा रास्ता याद हो जाता है। वो सारे लोग
इसके अंतर्गत आते हैं, जो विमान चालक है, जो चित्रकार है, जो नाविक है, मूर्तिकार है, जो साज सज्जा विशेषज्ञ हैं, ये सारे लोग, इनको क्या होता है, दिमाग में सारी चीज़ें बैठी होती हैं कि बस ऐसे 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 करना है। एक मूर्तिकार जो होता है उसे पता होता है कि मूर्ति हमें कैसे बनानी है, कहाँ पर हमें कैसे प्रयोग करना है कि जो अगर हम फेस बना रहे हैं किसी का, तो एकदम तीखे नए नक्श बनाने हैं कि देखते ही इंसान एकदम मोहित हो जाए कि कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। जो चित्रकार है उसे पता होता है हम ऐसे रंगों का प्रयोग करें, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें कि जो चित्र वो बना रहा है वो एकदम जीवंत हो उठे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस प्रकार के लोगों में आती हैं। अगला है संगीतयात्मक। तो इसमें आप जानते हैं जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूज़िक कंपोज़र्स होते हैं, जो गायककार होते हैं, वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं। जिस भी व्यक्ति का संगीत की तरफ झुकाव होता है, उसकी जो लय सुर ताल होती है वो एक अलग ही होती है ना। मैं बाथरूम सिंगर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो हमारे जितने भी म्यूजिशियंस हैं। आप जानते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं, बाकी आए दिन जो रियलिटी शोज़ चलते रहते हैं उसमें आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, जो संगीतयात्मक जो उनका जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होता है वो थोड़ा हाई होता है। तो उसके अंतर्गत ये सारे लोग आ जाते हैं। और आठवां आपका आता है प्रकृतिवादी, यानी प्रकृति के प्रति जो संवेदनशील लोग होते हैं, जिन्हें प्रकृति से, पेड़ पौधों से, जानवरों से, इन सब से प्रेम होता है। जैसे आपने बहुत सारे लोग अपने आप ही हैं, जैसे अनुष्का शर्मा है और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। तो वो सारे लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ लगाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके जो डॉक्टर्स होते हैं, जो आपके चाहे आप वो जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं वो हो गए, वनस्पति वाले हो गए, वातावरण विशेषज्ञ हो गए, ये सारे लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन था वो ये था। उम्मीद करती हूँ कि आज हमने ये जो डिस्कस किया है वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या और सुधार चाहते हैं, या किन अन्य टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको वीडियोस देने के लिए। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।